नमस्कार। मैं आप सभी का आज के सत्र में अभिनंदन करती हूँ। आज का सत्र हमारे सहकर्मी श्री बसंत महतो सर द्वारा दिया जाएगा। आज का सत्र का विषय है हिंदी भाषा की शिक्षण विधियाँ। बसंत सर, मैं आपको आमंत्रित करती हूँ कि आप आए मंच पे और अपना सत्र दें। धन्यवाद। धन्यवाद मनीषा मैम और उपस्थित हमारे तो आज का विषय है हिंदी भाषा की शिक्षण विधियाँ। तो सबसे पहले है कि भाषा से ही यह स्पष्ट हो जाता है कि भाषा तो एक नेचुरल या प्राकृतिक देन है जो बच्चे स्वयं घर में और परिवेश में सीखते हैं, और जब हम उनके मातृभाषा के अलावे दूसरी भाषा सिखाने जाते हैं तो उस भाषा में बच्चों को समृद्ध करने अर्थात पूर्ण रूप से ज्ञान देने के लिए हम कुछ विशेष शिक्षण प्रणालियों की या विधियों का प्रयोग करते हैं। वास्तव में शिक्षण विधियाँ क्या है? शिक्षक जिन विधियों द्वारा या जिस तरीके से शिक्षा छात्रों को देते हैं वे सारे के सारे ही शिक्षण विधियाँ कहलाते हैं। एक तरह से देखा जाए तो ये शिक्षण विधियाँ शिक्षक के औजार होते हैं, वे औजार जिसके द्वारा वे अपने पाठन कार्य को पूर्ण करता है और बच्चों में विषय वस्तु के प्रति ज्ञान देता है। तो हम देखते हैं कि हिंदी भाषा की प्रमुख शिक्षण विधियाँ कौन कौन हैं और इसमें कौन से गुण और कौन से दोष हैं और इसे किस तरह क्रियान्वित किया जाता है। तो कह रहा है एक अध्यापक विद्यार्थियों को पढ़ाने, ज्ञान प्रदान करने हेतु जो भी तरीके काम में लाता है वे सभी शिक्षण की विधियां कहलाती हैं। तो प्रमुख विधियों में हम देखते हैं पहला प्रत्यक्ष विधि, दूसरा अनुकरण विधि, तीसरा व्याख्यान विधि, चौथा इकाई विधि, पांचवा आगमन एवं निगमन विधि, छठा प्रोजेक्ट विधि, सातवां समस्या समाधान विधि, आठवां समन्वय विधि और अंत में है आकलन विधि। ठीक है, तो अब हम चलते हैं एक एक विधियों का विस्तार से विश्लेषण करते हैं। जैसे कि पहला है प्रत्यक्ष विधि। तो पहले देखते हैं हम अनुकरण विधि। ठीक है, तो ये अनुकरण विधि क्या है? अनुकरण मीन्स होता है नकल करना, फॉलो करना। अर्थात कह रहा है छात्र शिक्षक का अनुकरण करते हैं, तो शिक्षक का अनुसरण करते हैं अर्थात शिक्षक शुद्ध भाषा का प्रयोग करते हैं, शब्दों के उच्चारण एवं उसका अर्थ छात्र हूबहू समझते हैं और उसका प्रयोग करते हैं। इसी के साथ साथ कह रहा है लेखन विधि का विकास होता है। यह विधि प्रयोग में की जाती है, लेकिन प्रायः देखा जाता है कि अनुकरण विधि प्राथमिक स्तर
कक्षाओं में अधिक प्रयोग में लाया जाता है, क्योंकि बच्चों को अक्षरों की पहचान की जाती है। शिक्षक सुंदर ढंग से अक्षर लिखते हैं और बच्चे उनका अनुकरण करते हैं। विद्यार्थी अपने शिक्षक का अनुकरण कर अपने भाषण के कौशल का विकास करते हैं। इस प्रक्रिया द्वारा विद्यार्थी के व्याख्यान में स्पष्टता आती है। तो विद्यार्थी अपने शिक्षक का अनुकरण करते हैं, शिक्षक जैसा कहते हैं वैसा बच्चे भी करते हैं। तो हम जानते हैं कि बच्चों में अनुकरण करने की शक्ति बहुत तीव्र होती है और यह एक नेचुरल यानी प्राकृतिक देन है कि बच्चे अनुकरण बहुत जल्दी कर देते हैं। तो इसलिए यह विधि जो है बड़ा ही कारगर साबित होती है। बच्चों को स्पष्ट वक्ता बनाने के लिए, एक कुशल नेतृत्व प्रदान करने के लिए इस विधि द्वारा एक बालक पढ़ना लिखना, अच्छे से उच्चारण करना एवं नवीन रचनाएं करना सीखता है। तो अनुकरण विधि के द्वारा बच्चों में सर्वांगीण विकास किया जा सकता है। अब अनुकरण को दो भागों में बांटा गया है। पहला लिखित अनुकरण। ये लिखित अनुकरण में पहला है रूपरेखा लेखन, यानी रूपरेखा लेखन में विद्यार्थी अक्षरों की आकृति बनाना सीखते हैं। तो अक्षरों की आकृति में प्रायः प्रथम स्तर में यह अधिक कारगर होती है। दूसरा है स्वतंत्र लेखन। वैसे अध्यापक व्यापक पर पूरा शब्द लिखता है और विद्यार्थी अपने अध्यापक का अनुकरण करते हैं और स्वयं उसी प्रकार के अक्षर लिखते हैं। जागरूक रूप से प्राथमिक स्तर हेतु उपयोग में लाई जाती है। उच्चारण अनुकरण। अध्यापक बोल बोलकर शब्दों का उच्चारण विद्यार्थियों को सिखाता है और बालक उच्चारण का अनुकरण कर उस शब्द को बोलना सीखते हैं। ये अधिकतर हम देखते हैं कि जिस शब्द में संयुक्त अक्षर या अन्य व्याकरणिक चिन्ह लगे होते हैं, शिक्षक उस शब्द को जोर देकर बच्चों को उसके उच्चारण में ध्यान देने की बात कहते हैं। साथ ही उसका जो शाब्दिक अर्थ है उस अर्थ पर भी ध्यान देने के लिए कहा जाता है। तो बच्चा उस शब्द में विशेष ध्यान देकर उसे हमेशा के लिए याद करता है एवं उसके अर्थ से परिचित होता है। उसका प्रयोग वह अपने लिखित भाषा में या मौखिक भाषा में दोनों ही तरह से करता है। रचना अनुकरण। तो रचना अनुकरण द्वारा एक बालक भाषा शैली पर आधारित रचनाओं के बारे में लिखना सीखना और लिखना सीखता है। इसमें विद्यार्थियों को अभ्यास करने हेतु कोई कविता लेख लिखने हेतु दिया जाता है। यह विधि केवल उच्च कक्षाओं हेतु उपयोगी है। अर्थात कह रहे रचना अनुकरण, बच्चे भाषा शैली को समझते हैं कि किस प्रकार किसी भी दृश्य का या घटना का वर्णन कैसे शब्दों में करें और किस तरह उसे प्रभावी बनाए, आकर्षक बनाए या सुनने में
लोग जो है उस भाषा का सही अर्थ निकाले। तो इस तरह रचना अनुकरण छात्रों में एक लिखित अभिव्यक्ति करने का एक मुख्य तरीका होता है और इसके लिए बच्चों को कुछ विषय वस्तु दी जाती है। उस विषय वस्तु के बारे में उन्हें सविस्तार जो है लिखना पड़ता है और लिखने के लिए शब्दों का चयन करता है और उसे एक प्रभावी भाषा शैली में लिखता है। अब अनुकरण विधि की कुछ महत्वपूर्ण बिंदु इस प्रकार हैं। ऐसे अनुकरण विधि से क्या होता है कि यह बाल केंद्रित शिक्षण विधि है। यह विधि करके सीखने पर बल देती है, अर्थात अनुकरण स्वयं करते हैं। जैसे कि अनुकरण का अर्थ भी है नकल करना, तो बच्चे जो देखते हैं जो सुनते हैं उसे वे करते हैं। तो यह स्वयं करके सीखने की विधि है या उस पर बल देती है। यह विधि मुख्य रूप से प्राथमिक स्तर के विद्यार्थियों हेतु उपयोगी होता है, अर्थात देखा जाए तो इसे प्राथमिक स्तर के विद्यार्थियों के लिए अधिक उपयोगी माना जाता है। इस विधि का मुख्य उद्देश्य बालक को आत्मनिर्भर बनाकर सही अर्थ में स्वतंत्र बनाना है। तो इस विधि के प्रयोग से बच्चों में एक आत्मविश्वास, एक आत्मनिर्भरता जगाना होता है कि वे स्वयं कुछ सृष्टि कर सकते हैं, कुछ रचना कर सकते हैं। इसमें बालक को आवश्यकताओं के अनुसार पाठ्यक्रम अधूरा है। बालक के शारीरिक और मानसिक विकास हेतु भी उचित साधन नहीं है। यहाँ पर इस अनुकरण विधि में या एक दोष भी पाया जाता है, क्योंकि इसमें बालक की आवश्यकताओं के अनुसार सामग्री का कमी होता है, पाठ्यक्रम की कमी होती है। बालक के शारीरिक और मानसिक विकास में भी या उचित माध्यम नहीं है। बुनियादी शिक्षा में अनुसरण विधि का उपयोग किया जाता है। बुनियादी शिक्षा यानी कि प्राइमरी सेक्शन में प्राइमरी छोटे छोटे बच्चों को इस विधि के अनुसार जो है सिखाया जाता है। बच्चों में शुद्ध उच्चारण करने के लिए यह विधि बड़ा ही कारगर है। ये शिक्षक उच्चारण करते हैं और उस उच्चारण को बच्चे अनुकरण करते हैं, अर्थात सुनकर वैसा ही बोलने का या वैसा ही करने का अभ्यास करते हैं। लैपटॉप विधि अध्यापक द्वारा लिखे गए शब्दों का अनुकरण कर बालक शब्द सीखता है एवं अभ्यास करता है। यह विधि प्राथमिक स्तर में बहुत ही उपयोगी है। अब आ गया प्रत्यक्ष विधि। ये प्रत्यक्ष विधि क्या है? प्रत्यक्ष की दिशा है सामने, अर्थात इस विधि के द्वारा यह पद्धति या प्रत्यक्ष विधि प्राकृतिक है, नैसर्गिक विधि है, निर्वात विधि है या प्राकृतिक या निर्वात विधि के नाम से भी जाना जाता है। इस विधि में बालक के बिना व्याकरण की शिक्षा दिए ही भाषा सिखाई जाती है, अर्थात भाषा के माध्यम के लिए ही भाषा सिखाई जाती है। अतः बिना व्याकरण का ज्ञान दिए ही बच्चों को भाषा सिखाई जाती है। या इस विधि से बालक को मातृभाषा नहीं बल्कि अन्य भाषाओं को सिखाया जाता है और या अन्य भाषाओं को अनुवाद की तरह से सिखाया जाता है। जैसे कि मातृभाषा में पहले वह उसे समझता है और उसे वह अनुवाद करता है, जो दूसरी
भाषा उन्हें सिखाई जाती है। इस विधि में प्रावधान का नाम अप्रत्यक्ष रूप में दिया जाता है। विद्यार्थी को स्वयं पूर्व ज्ञान के नियमों का अनुपालन करना पड़ता है, अर्थात विद्यार्थियों में पहले कितने समझ हुई है, कितना ज्ञान है, इसके बारे में विषय वस्तु को तैयार करने से पहले देखा जाता है। या इस विधि के बाद इकाई माना जाता है जिससे विद्यार्थियों में शिक्षण दोनों ही सक्रिय होते हैं, अर्थात इस विधि द्वारा शिक्षक और छात्र दोनों ही सक्रिय भूमिका निभाते हैं। इस विधि के अधिक से अधिक सुनने व बोलने पर बल दिया जाता है, अर्थात ये प्रत्यक्ष विधि जो है अधिक से अधिक सुनने और फिर उससे बोलने के लिए बल दिया जाता है। अब प्रत्यक्ष विधि के कुछ दोष भी हैं। ये दोष क्या है कि इस विधि में अधिक से अधिक सुनने व बोलने पर बल दिया जाता है, किंतु लेखन और वाचन में ध्यान नहीं दिया जाता है, उसकी अवहेलना की जाती है। तो छात्रों को शब्दावली का बहुत ही सीमित ज्ञान हो पाता है। इसे मौखिक वार्तालाप विधि के नाम से भी जाना जाता है। तो इस तरह इसमें कई तरह के दोष भी हैं। छात्रों को इससे शब्दों शब्दावली का सीमित ज्ञान होता है। व्याकरण विधि, अब आगे है व्याकरण विधि क्या है। तो इस विधि में मुख्य रूप से व्याकरण के नियमों का ज्ञान कराया जाता है। सबसे पहले ये भाषा की शुद्धता के लिए व्याकरण का ज्ञान बच्चों को दिया जाता है। इस विधि में व्याकरण के नियमों को अत्यधिक महत्व दिया जाता है, जिसके कारण भाषा का प्राकृतिक रूप से विकास नहीं हो पाता है। इसके नियमों का अत्यधिक अभ्यास होता है, जिससे कक्षा में निरस्ता आती है। इसमें बच्चों को नियमों के बारे में बताया जाता है, उन्हें याद करने के लिए कहा जाता है और अपने अभिव्यक्ति को उन नियमों में बांधकर ही व्यक्त करने के लिए कहा जाता है, जिस कारण कक्षा में निरस्ता आ जाती है। यह विधि ज़्यादा काम में नहीं ली जाती, तो ज़्यादातर यह विधि को शिक्षक काम में नहीं लाते हैं। भाषा को अनुकरण से सीख ली जाती है, परंतु व्याकरण को हमेशा नियम द्वारा ही सीखा जाता है। तो भाषा वह सुनकर अनुकरण कर सीख लेता है, परंतु अगर व्याकरण की बात कही जाए तो व्याकरण यूं ही ये नियमों का पोथी होता है। इसके लिए उसे सीखना पड़ता है, उसको रटना पड़ता है, समझना पड़ता है। व्याकरण पद्धति में भी आगमन निगमन विधि या आगमन निगमन प्रणाली काम में ली जाती है। निगमन प्रणाली के अंतर्गत अध्यापक द्वारा बताए गए व्याकरण के नियमों को छात्रों द्वारा रख लिया जाता है। ठीक है, जैसे कि वाच्य, तो वाच्य जब नियम बताया जा रहा है कि क्रिया का वह रूप है जो कह रहा है कर्ता या कर्म की प्रधानता को इंगित करता है, दर्शाता है, तो यह उसका नियम है। नियम के अनुसार शिक्षक जो है उन्हें उदाहरण बताते हैं कि राम किताब पढ़ता है। यहाँ पर क्रिया जो है पढ़ता है वो कर्ता जो है राम पर निर्भर है, परंतु इसी सेंटेंस को जब हम लोग कहते हैं कि किताब राम के द्वारा पढ़ी जाती है या राम के द्वारा किताब पढ़ी गई या पढ़ी जाती है, तो यहाँ पर राम की जो प्रधानता है वह लुप्त हो गए, कर्म किताब पर आ जाती है। तो यह जो नियम है बच्चे इसको समझते हैं, इसके बाद नए अपने अलग वाक्य की रचना करते हैं या अपने भाषा में इसका प्रयोग करते हैं।
इन नियमों को छात्र अपने पास रख लेते हैं या निगमन प्रणाली कहलाती है। अब आगमन प्रणाली में क्या होता है कि इसके अंतर्गत नियमों द्वारा विद्यार्थियों को अनुसरण अपने स्वयं के उदाहरण और सिद्धांत बनाते हैं। अर्थात व्याकरण के नियम को सुनने के बाद, उदाहरण को समझने के बाद वे स्वयं वाक्य की रचना करते हैं। उदाहरणों को समझकर और नए सिद्धांतों की रचना करते हैं। यह पद्धति छात्र स्वयं सीखते हैं। तो इस पद्धति में यह खूबी होती है कि बच्चे स्वयं करके सीखते हैं, स्वयं चेष्टा करते हैं और उदाहरणों के माध्यम से वे अलग अलग वाक्यों के माध्यम से व्याकरण के नियमों को सिद्ध करने का, प्रूव करने का प्रयत्न करते हैं। निगमन प्रणाली आविष्कार होती है क्योंकि यह रटने पर जोर देती है, तो अरुचिकर होती है। कहने का मतलब है व्याकरण के नियम वास्तव में रुचिकर नहीं होते। छात्रों को इन नियमों को रटना पड़ता है और जहाँ तक रटने की बात है वहाँ पर क्लास में, कक्षा में निरंतर आ जाती है। व्याकरण विधि द्वारा छात्र को ध्वनियों का ज्ञान, शुद्ध वर्तनियों का ज्ञान हो जाता है। इसके अलावा विराम चिन्ह, कारक चिन्ह, इन सब का भी ज्ञान होता है। व्याकरण के ज्ञान से भाषा में कम अशुद्धियाँ होती है। ये वास्तव में किसी भाषा की शुद्धता का पैमाना जो है उसका व्याकरण ही तय करता है। तो व्याकरण के नियम वास्तव में भाषा की शुद्धता के लिए होती है। तो व्याकरण के नियमों को जानकर और उसके अनुसार बच्चे अपने भाषा में शुद्धता ला सकते हैं। इकाई विधि, ये इकाई विधि क्या है? ये इकाई विधि का कह रहा है इकाई विधि कह रहा है इस विधि के द्वारा ही शिक्षक अपने दैनिक कार्यक्रम को, पाठ्यक्रम को तैयार करता है। वह एक विधि से कह रहा है पहले विषय वस्तु को कई भागों में बांटता है और छात्रों को भी उसके पूर्व ज्ञान के अनुसार अपने बांटे गए इकाइयों को वह कार्य रूप देता है। अतः अलग अलग अंश को अलग अलग तरीके से या अलग अलग विधियों द्वारा संपन्न करता है ताकि छात्रों को सुनने में और उसे समझने में सहायता हो और सहूलियत हो, सुगमता हो। यह इकाई कह रहे हैं यह इस विधि में संपूर्ण विषय वस्तु को ध्यान में रखा जाता है। ये वास्तव में इस विधि के द्वारा समस्त विषय वस्तु को ध्यान में रखा जाता है और उसे अंश यानी कि इकाई में बांटकर उसके रूपरेखा तैयार की जाती है। उसका लेसन प्लान कहिए या पाठ्य चर्चा जो है वे शिक्षक करते हैं। यह एक मनोवैज्ञानिक विधि है। कह रहा है इसमें जो अधिगम प्रक्रिया होती है कह रहा है वह व्यवस्थित होती है। तो यह एक मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया है और इसमें शिक्षक जो देते हैं यह कह रहा है प्रक्रिया जो है व्यवस्थित ढंग से होता है। शिक्षक पहले ही प्लानिंग बनाते हैं और उसके अनुसार ही वे उस विषय को रखते हैं। यह विधि छात्रों को स्वयं अध्ययन करने के लिए प्रेरित करती है। तो इस तरह इकाई विधि से कह रहे छात्र स्वयं कुछ करने के लिए या अध्ययन करने के लिए प्रेरित होते हैं, उत्सुक होते हैं। उन्हें स्वयं पढ़ने या कुछ करने के लिए उत्साहित किया जाता है, प्रेरणा दी जाती है। इस विधि में छात्रों में व्यवहारिक ज्ञान का विकास होता है एवं चिंतन शक्ति का भी विकास इस विधि के माध्यम से होती है। तो
व्यवहारिक, अर्थात भाषा तो है ही व्यवहार में लाने का। तो जब छात्र कुछ नए शब्दों से परिचित होते हैं, चाहे वो मुहावरे हों, लोकोक्तियाँ हों या कोई कविता हो, तो इसके माध्यम से वे अपने भाषा में परिवर्तन लाते हैं या उसे व्यवहार में लाते हैं। उससे उनकी भाषा शैली जो है निखरती है, उसकी भाषा प्रभावपूर्ण हो जाती है। अब इसके लिए उसे चिंतन करना पड़ता है कि कहाँ कौन सी लोकोक्ति, कहाँ कौन सा मुहावरा सही अर्थ में लगेगा, इसके लिए वह थोड़ा चिंतन करता है। तो ये इकाई विधि जो है उसे चिंतन करने के लिए बाध्य करती है और उसकी चेतना को, उसकी चिंतन शक्ति को बढ़ाता है। इकाई शिक्षण विधि में मुख्य रूप से दो बातों का ध्यान रखा जाता है। ये कौन कौन सी बातें हैं? पहला है शिक्षण का उद्देश्य। सबसे पहले शिक्षण का जो उद्देश्य है हमारा, कि बच्चों में भाषा का सही विकास करना, भाषा के प्रति बच्चों में रुझान लाना, यानी कि उनकी रुचि उत्पन्न करना। दूसरा है विषय वस्तु की प्रकृति। ये विषय वस्तु क्या है? विषय वस्तु गद्य में है, पद में है, यात्रा वृत्तांत है, कहानी संकलन है, नाटक है, या हिंदी के जो विभिन्न तरह के विधाएं हैं, विधियाँ, पाठ के जो विभिन्न तरह की विधियाँ हैं, उनमें से उस विषय वस्तु के बारे में पहले ध्यान दिया जाता है। उसी के अनुसार जो है पाठ्यक्रम को बनाया जाता है और छात्रों के सम्मुख प्रस्तुत किया जाता है। तो इसमें सबसे पहले आती है प्रस्तावना। तो जैसे कि अभी हम कबीर के दोहे पढ़ाने जा रहे हैं, तो सबसे पहले शिक्षक जो है प्रस्तावना प्रस्तुत करते हैं कि आखिर कबीर के दोहे क्या हैं। तो इसके लिए वे प्रस्तावना में एक भूमिका तैयार करते हैं कि हमारे देश में अनेक साधु संत हुए, संत हुए, फकीर हुए, और इन सबका एक ही मकसद था कि मानव जाति का कल्याण करना। तो इस उद्देश्य से उन्होंने अपने पद, अपनी कविताओं को रचा और जिसमें वे एक उत्तम समाज की स्थापना की कल्पना की। जैसे कि तो इसकी प्रस्तुति में सबसे पहले शिक्षक जो है भूमिका तैयार करते हैं और उस भूमिका के माध्यम से वे प्रस्तुति करते हैं। दूसरा है मूल्यांकन, यानी समस्त पाठ पढ़ाने के बाद बच्चों से क्या ग्रहण किया, क्या नहीं, इसका मूल्यांकन किया जाता है। तो मूल्यांकन करने के लिए शिक्षक छोटे छोटे प्रश्न या वाक्यांश या शब्दांश या पाठ्यांश जो है बच्चों से पूछते हैं। उस पूछे गए पाठ्यांश से पता चलता है कि बच्चों द्वारा जो अभिव्यक्त की जाती है उसमें बच्चे कहाँ तक उसे ग्रहण किए। तो इस तरह कह रहा है मूल्यांकन बहुत ज़रूरी है कि जब कभी भी आपने कोई विषय को भली भांति छात्रों के सम्मुख प्रस्तुत करते हैं, अब छात्रों ने क्या लिया, क्या नहीं, कितना ग्रहण किया, इसका फीडबैक लेना भी बहुत ज़रूरी हो जाता है। जिस कारण मूल्यांकन जो है बच्चों को किया जाता है। तो इस विधि में कुछ दोष भी हैं। इस विधि का मुख्य दोष यह है कि इसमें समय बहुत अधिक लगता है। आप एक चैप्टर को एक एक अनुच्छेद में बांटते हैं,
एक कविता को कई भागों में बांटते हैं, तो इस तरह इसमें समय की अधिकता होती है, यानी अधिक समय लगता है, और अधिक समय लगने से बच्चे नीरस हो जाते हैं। रोज रोज आके एक ही चैप्टर पर फोकस करना, तो बच्चे जो है इसमें इंटरेस्ट नहीं लेते हैं, यानी उनमें निरसता आ जाती है, कक्षा शिथिल हो जाता है। दूसरा है, इस विधि में केवल उद्देश्यों पर आधारित कार्य किया जाता है, यानी कि उस विषय से, उस चैप्टर से जो हमने उद्देश्य निर्धारित किए हैं, हम उन्हीं उद्देश्यों को प्राप्ति के लिए ही बच्चों को ज्ञान देते हैं या समझाते हैं। इससे क्या है कि बच्चों में फिर से निरसता आ जाती है, पाठ्यक्रम को पूरा करने में कठिनाई आती है। तो इस तरह यदि हम इकाई पद्धति का प्रयोग करते हैं तो हमारा जो सिलेबस है, जो पाठ्यक्रम है, जो क्वेश्चन है, वो समय पर पूर्ण नहीं हो पाएगा। और इस तरह कह रहे बार बार कह रहे पुनरावृत्ति पूर्व ज्ञान के बारे में छात्रों से पूछते रहने से भी कह रहा है इसमें शिथिलता आ जाती है। आगमन विधि, आगमन विधि से आप लोग भली भांति परिचित हैं। कह रहा है आगमन विधि क्या है? ये आगमन विधि जैसे कह रहा है विश्लेषण प्रणाली के नाम से भी जाना जाता है। विश्लेषण करना अर्थात कह रहा है एक शिक्षण विधि में सर्वप्रथम विषय वस्तु से संबंधित उदाहरण दिए जाते हैं। जैसे कि मैंने उदाहरण दिया कि आप कबीरदास, तुलसीदास या सूफी संत रैदास, रविदास या कहना है किसी भी भक्ति काल के कवियों के बारे में आप अगर प्रस्तुत करते हैं तो इससे क्या है कि सर्वप्रथम आपको उसके लिए उदाहरण देना पड़ेगा। इसके पश्चात उदाहरणों के आधार पर आपको नियम स्थापित करने होंगे। तो सर्वप्रथम विद्यार्थी क्या करते हैं, इसके लिए उदाहरण देते हैं। इसके पश्चात उदाहरणों के माध्यम से सिद्धांत नियम बनाते हैं। जैसे कि आपने उन्हें कहा कि देखिए एक कौन सा अलंकार है, जरा ध्यान से सुनिए कि एक ही शब्द के दो अर्थ हैं। तो आपने कहा सजना है मुझे सजना के लिए। अब यहाँ सजना सजना दो बार आया। अब इन दोनों बार में क्या है, बच्चे ध्यान से समझते हैं कि सजना है मुझे सजना के लिए। तो यहाँ पर बच्चे चिंतन करते हैं और बताते हैं कि सर सजना वर्ड जो है इसमें दो अर्थ है, एक है प्रियतम और दूसरा है संवारना, सच संवारना। तो उदाहरण को पहले देने पर सिद्धांत को बाद में कहा जाता है कि जब एक ही शब्द के दो अर्थ निकलते हैं तो ऐसे स्थिति में तो कह रहा है इसे स्थिति में यमक अलंकार होता है। तो यह शिक्षण विधि वास्तव में छात्र केंद्रित होती है। मुख्य रूप से छात्र केंद्रित होती है, अर्थात छात्र को ही सब कुछ करना पड़ता है। अर्थात छात्रों के चिंतनशील और क्रियात्मक एक्टिविटी जो है बढ़ जाती है इसमें, क्योंकि विद्यार्थी स्वयं खोज करने के लिए चिंतन करते हैं, नए नए बातों को समझने के लिए और उसे प्रयोग करने के लिए वे उत्सुक हो जाते हैं। यह शिक्षण विधि विशिष्ट से सामान्य की ओर और सरल से सूक्ष्म की ओर जाता है। कहने का अर्थ है कि पहले विशिष्ट यानी जिसे हम कठिन समझते हैं
वह सरल की ओर ले जाता है और स्थूल यानी बहुत बड़ा भाग से सूक्ष्म की ओर जाता है। ज्ञात से अज्ञात की ओर जाता है। पहले जो ज्ञात है, जो सिद्धांत है, उसे बच्चे समझते हैं। अब उस आधार पर वे अज्ञात को ढूंढने का प्रयत्न करते हैं। और कह रहा है सरल से कठिन की ओर जाता है, यानी यह विधि सरल से कठिन की ओर जाता है। यह विधि कह रहे व्याकरण को पढ़ाने की सरल विधि है। व्याकरण को पढ़ाने की सरल विधि है, अतः इसे व्याकरण शिक्षण की वैज्ञानिक विधि के नाम से भी जाना जाता है। शिक्षण विधि में विद्यार्थियों को जो भी ज्ञान की प्राप्ति होती है वह हमेशा अस्थायी होती है, जिससे वे अपने चिंतन शक्ति का विकास करते हैं। इस विधि के द्वारा शिक्षण बड़ा ही प्रभावशाली होता है। आगमन विधि की प्रणाली, ये किस तरह से आप इसका प्रयोग करेंगे। प्रयोग प्रणाली सर्वप्रथम उदाहरण को समझाया जाता है, ठीक है। इसके पश्चात नियमों के बारे में बताया जाता है, अतः प्रयोग विधि कहलाती है। जैसे कि आप व्याकरण में इसे अधिक प्रयोग कर सकते हैं। कह सकते हैं कि राम एक अच्छा लड़का है, वह प्रतिदिन स्कूल जाता है। अब छात्रों से पूछते हैं कि प्रतिदिन स्कूल कौन जाता है, तो छात्र बोलते हैं राम। एक्चुअली आप कभी बताएं, जरा ध्यान से पंक्तियों को देखिए। राम एक अच्छा लड़का है, वह प्रतिदिन विद्यालय जाता है। ध्यान से देखिए मैंने क्या लिखा। अब आप उसे पूछते हैं कि प्रतिदिन स्कूल कौन जाता है, तो बच्चे बताते हैं राम। तब आप उसे कहते हैं कि देखिए मैंने राम प्रतिदिन स्कूल जाता है नहीं लिखा है, मैंने लिखा है वह प्रतिदिन स्कूल जाता है, विद्यालय जाता है। अर्थात राम नहीं है, फिर भी आप राम का नाम ले रहे हैं। अर्थात राम के जगह किसका प्रयोग किया आपने, वाह का प्रयोग किया। ये वाही भी क्या है, सर्वनाम है। अर्थात नाम के बदले आने वाले शब्द को ही सर्वनाम कहते हैं। बच्चे चिंतन करेंगे। अब आगे वे ऐसे शब्दों को देखेंगे। सर उस वाक्य में तो विशेषण का भी प्रयोग हुआ है, जैसे राम के बारे में बताया जा रहा है कि राम बहुत अच्छा लड़का है, प्रतिदिन स्कूल जा रहा है। ठीक है, लेकिन आपका फोकस है, आपका चैप्टर है कि आप उसे सर्वनाम के बारे में जानकारी देना चाह रहे हैं। ठीक है, आप सर्वनाम के बारे में पढ़ाना चाहते हैं, इसलिए पहले आप उदाहरण प्रस्तुत किए कि राम एक अच्छा लड़का है, वह प्रतिदिन विद्यालय जाता है। आप प्रश्न कर रहे हैं कि प्रतिदिन विद्यालय कौन जाता है, तो स्वाभाविक है बच्चे उत्तर देंगे राम। लेकिन वाक्य में कह रहा है कि वह प्रतिदिन विद्यालय जाता है। यहाँ पर तभी बच्चे चिंतन करें, सोचेंगे कि वास्तव में ऐसे नाम जो पहले आया है अब दूसरा बार उसका प्रयोग नहीं किया जा रहा है, बल्कि उसके जगह पर ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जा गया है कि डायरेक्टली वो पहले आने वाले संज्ञा शब्द को इंगित करता है। तो ऐसे शब्द जो हैं वे सर्वनाम हैं। तो इस तरह से यहाँ पर बताया गया कि पहले आप उदाहरण से समझाते हैं, इसके पश्चात नियमों के बारे में उन्हें बताते हैं कि देखो नियम यही है कि संज्ञा के बदले में या संज्ञा के स्थान पर आने वाले शब्द को सर्वनाम कहते हैं। अतः प्रयोग विधि ये इसे हम प्रयोग विधि कह सकते हैं, कहते हैं। अब दूसरा है सहयोग प्रणाली। इसमें रचना शिक्षण की जानकारी, इसके साथ साथ गद्य शिक्षण एवं व्याकरण के नियमों की जानकारी दी जाती है। तो इसमें रचना शिक्षण की जानकारी कि आप रचना कैसे करें, आप किसी विषय पर कुछ कैसे लिखें। आप गद्य शिक्षण, ये गद्य शिक्षण क्या है कि आप किसी भी दायरे में बंधे नहीं हैं। आप अपने सोच को, आप अपने विचार को विस्तृत रूप दे सकते हैं। जहाँ पर आप कविता में, पद्य में
आपको छंद और लय प्रलय बहुत तरह के बंधन में आप बंधे होंगे। कविता लिखने में और गद्य लिखने में बहुत अंतर है। गद्य वो विधा है जिसमें आप स्वतंत्र हैं, आप किसी तरह के बंधन में नहीं हैं। तो बंधन में नहीं है यानी आप स्वतंत्र रूप से लिख सकते हैं। व्याकरण नियमों की जानकारी, तो व्याकरण के नियमों की जानकारी जो है आप भाषा के माध्यम से भी दे सकते हैं। ये सहयोग प्रणाली एक दूसरे सहयोग कर सकते हैं। जैसे कि आपको सपोज समझाना है कि पुरुषवाचक सर्वनाम इंग्लिश में पर्सन कैसे समझाएंगे। तो आप प्रयोग करते हैं, दो लड़के को, दो स्टूडेंट को सामने लाते हैं, चलिए आप आपस में बात कीजिए। पहला स्टार्ट करेगा तो अपने आप को मैं बोलेगा, दूसरे को जब बोलेगा तो तुम बोलेगा। और जब क्लास में बैठे हुए किसी बच्चे के बारे में बोलेगा तो वह उसे वह बोलेगा या तो उसका नाम लेगा। बस क्लियर हो गया। बोलिए कि देखिए जो बोल रहा है वो पहला है, यानी वो फर्स्ट पर्सन है। जिससे वो बात कर रहा है वो दूसरा है, उसके सामने है, वो माध्यम है यानी सेकंड है। और उन दोनों के पास जो नहीं है जिसके बारे में वे लोग चर्चा कर रहे हैं, ये सारे के सारे जो हैं हिंदी में अन्य पुरुष कहलाते हैं, तो इंग्लिश में थर्ड पर्सन हो जाते हैं। तो इस तरह उनको कह रहा है व्याकरण की जानकारी जो है ना सहयोग प्रणाली से दे सकते हैं। जहाँ तक रचना शिक्षण की जानकारी है कि आप रचना के लिए बाध्य नहीं है कि आप रचना को किसी भी तरह आप अपने चिंतन के आधार पर जो आप देख रहे हैं उस आधार पर आप रचना कर सकते हैं। आगमन विधि के सोपान, ये सोपान यानी सीढ़ियाँ, ये आगमन विधि के लिए कौन कौन से पायदान हैं, सीढ़ियाँ हैं, ये आप पहले उदाहरण प्रस्तुत कर रहे हैं, फिर विश्लेषण कर रहे हैं। विश्लेषण के बाद उन्हें निरीक्षण करने के लिए अर्थात उसमें ध्यान देके समझने के लिए कह रहे हैं कि निरीक्षण कीजिए। तब पश्चात निष्कर्ष निकलता है कि ये क्या है। और इसके बाद व्याकरण का जो नियम है उसका नियमीकरण किया जाता है, उसे व्याकरण के नियमों में बांधा जाता है। और इस तरह से बच्चों को अभ्यास करने के लिए किया जाता है कि ऐसे ऐसे आप लोग इतने सारे वर्ड, इतने सारे शब्द बनाए, इतने सारे वाक्य जो इतने शब्द इस पाठ्य पुस्तक, ये कथा पर, ये लेख पर आप इतने सर्वनाम ढूंढिए, इतने संज्ञा ढूंढिए, इतना विशेषण ढूंढिए। इस तरह से अभ्यास किया जाता है। अब बच्चों द्वारा किया गया अभ्यास का परीक्षण किया जाता है कि आप सही मायने में उन्होंने क्या किया क्या नहीं किया, इसके लिए आप उसका खूबी जांच कर सकते हैं, परीक्षण कर सकते हैं। आगमन विधि के कुछ महत्वपूर्ण तत्व भी हैं। इस विधि में तरह तत्वों का परीक्षण विश्लेषण कर सिद्धांतों का निर्माण किया जाता है, ना कि रटा जाता है। अतः विधि प्रत्यक्ष से प्रमाण की ओर कार्य करती है, या विधि प्रत्यक्ष से प्रमाण की ओर काम करती है, यानी कि प्रत्यक्ष पहले आप परीक्षण करते हैं, उसमें जो निष्कर्ष निकलता है उसमें आप जो विश्लेषण करते हैं और फिर जो सिद्धांत आता है उन सबको जब मिलाया जाता है तो हम कह सकते हैं कि यह वास्तव में प्रत्यक्ष से प्रमाण की हो जाती है। इस विधि में तथ्यों को आधार बनाया जाता है या उदाहरणों का परीक्षण कर नियम बनाए जाते हैं। तो इसमें कह रहे इस विधि में जो तथ्य है, जो साक्ष्य हैं, उन्हीं को बेस या आधार माना जाता है। उदाहरणों का परीक्षण कर नियम बनाए जाते हैं। इस विधि के द्वारा हर विषयों को उदाहरणों द्वारा समझकर नियम नहीं निकाले जा सकते। छोटी कक्षाओं के बालक इस विधि को नहीं समझ सकते हैं, इसलिए छोटी कक्षाओं में यह उपयुक्त विधि नहीं है। यह विधि बहुत अधिक समय लेती है और इसके अलावा इस विधि को बनाते समय हर बालक के मानसिक स्तर को ध्यान में रखना भी पड़ता है। आगमन विधि को व्याकरण विधि की
वैज्ञानिक विधि के नाम से भी जाना जाता है। ये वास्तव में एक वैज्ञानिक विधि है। इसमें बच्चों को चिंतन करना पड़ता है, मनन करना पड़ता है, कुछ प्रयोग करने पड़ते हैं। यह विधि प्रत्यक्षीकरण के द्वारा विशिष्ट वस्तुओं का निरीक्षण करती है। यह उदाहरणों के माध्यम से नियमों का ज्ञान करवाती है। यह विधि स्वयं सीखने पर बल देती है, स्वयं करके सीखिए, इस पर बल देती है एवं नए ज्ञान को खोजने के लिए प्रोत्साहित करती है, प्रशिक्षण देती है। व्याकरण हेतु उपयोगी होता है, व्याकरण शिक्षण होती है, विशेष उपयोगी होता है और अस्थायी ज्ञान प्रदान करती है। ये निगमन विधि इस विधि को सूत्र प्रणाली एवं संश्लेषण प्रणाली के नाम से भी जाना जाता है। इस विधि में सर्वप्रथम विद्यार्थियों को नियमों का ज्ञान कराया जाता है। संज्ञा क्या है, सर्वनाम क्या है, वाच्य क्या है, समास क्या है, ठीक है। पहले नियमों का ज्ञान कराया जाता है, उसके बाद इसके पश्चात उदाहरण देकर उन नियमों को समझाया जाता है। फिर हम उदाहरण देते हैं, काली घटा का घमंड घटा। पहले मैंने उन्हें कहा कि देखिए जहाँ पर एक ही शब्द के दो मीनिंग होंगे वे यमक अलंकार होगा। पहले मैंने नियम बताया कि यमक अलंकार है क्या, फिर उन्हें मैंने उदाहरण दिया। अब उदाहरण के माध्यम से जब उन्होंने कहा कि सर काली घटा का घमंड घटा, या घटा में बादल और घटा माने कम हो गया, तो इस तरह यहाँ पर दूसरा नियम के अनुसार कह रहा है उदाहरण पहले दिए जाते हैं और सिद्धांत बाद में। इस विधि द्वारा कह रहा है उच्च स्तर हेतु या बहुत ही उपयोगी है, ऊंचे क्लास के बच्चे समझ सकते हैं, जिनका पूर्व ज्ञान सशक्त है। यह विधि एक शिक्षक केंद्रित विधि कहलाती है। ये शिक्षक केंद्रित है, शिक्षक का क्रियाशीलता अधिक होती है, छात्र प्रायः निष्क्रिय सा होती है। कह रहा है शिक्षक ही सारे नियमों को कहता है। निम्नलिखित विधि आगमन विधि के ठीक विपरीत कार्य करती है। तो यह विधि छात्रों को अध्ययन प्रमाण से प्रत्यक्ष की ओर, सूक्ष्म से स्थल की ओर और सामान्य से विशेष की ओर ले जाती है। चलो महत्वपूर्ण तथ्य सूत्र प्रणाली। इसमें व्याकरण के नियमों को सीधे बताकर कह रहा है डेटा दिया जाता है। इसमें अभ्यास की कमी होती है, व्याकरण के ज्ञान में कमी आती है। देखते हैं पाठ्य पुस्तक, इसमें व्याकरण का ज्ञान देकर नियमों की परिभाषाएं, नियम पुस्तक से हटा दिए जाते हैं। उदाहरण और जैसे कि अव्यय और सर्वनाम। लेखन विधि के सोपान, ये नियम विश्लेषण उदाहरण। हाँ, समस्या समाधान विधि, ये नेक्स्ट विधि है, समस्या समाधान विधि। समस्या हमारे सामने बहुत है, पर हम उसका समाधान कैसे करें। तो यहाँ कहा गया है कि समस्या विधि निदर्शन की यह विधि है जिसके द्वारा सीखने की प्रक्रिया को चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में के द्वारा प्रोत्साहित किया जाता है, जिसका समाधान करना आवश्यक है। अब जैसे कि आप दक्षिण भारत में गए हैं जहाँ हिंदी का नामो निशान नहीं है, और ऐसे जगह पर आप हिंदी के लिए एक समस्या आपके सामने उत्पन्न होती है, तो यह विधि करके सीखने के सिद्धांत पर कार्य करती है। तो आप यदि कहीं ऐसे भाषा क्षेत्र में गए हैं जहाँ दूर दूर तक या आसपास परिवेश में हिंदी की परिवेश नहीं है, तो ऐसे स्थिति में आपके सामने एक चुनौती है, और इस चुनौती को आप कैसे हल करते हैं। तो आप कह रहा है करके सीखने का है। तो बच्चों को जब आप करवाते हैं, यानी कि
वाद विवाद करवाते हैं, भाषण दिलवाते हैं, संवाद करवाते हैं। तो ऐसे स्थिति में उनकी ये समस्या धीरे धीरे हल होती है। एक विधि द्वारा पैरा छात्रों में समस्या को हल करने की क्षमता का विकास होता है, जिसके द्वारा उससे पैरा चिंतन एवं तर्क शक्ति का भी विकास होता है। समस्या समाधान विधि विद्यार्थियों को समस्या को स्वयं हल करना सिखाती है, वह इन्हें प्रशिक्षण भी प्रदान करती है। नेक्स्ट, एक विधि द्वारा सामूहिक विधि। सामूहिक विधि क्या है? यह एक मनोवैज्ञानिक विधि है। इस विधि के द्वारा व्याकरण की शिक्षा को स्वतंत्र रूप से प्रदान नहीं किया जा सकता। ठीक है, अर्थात एक विधि में व्याकरण शिक्षण को नाट्य पद्य शिक्षण के माध्यम से सिखाया जाता है। व्याकरण के जो ये नियम है, इसे नाट्य यानी नाटक, पाठ्य यानी कि पढ़कर और शिक्षण देकर ही सिखाया जाता है। प्रदर्शन विधि। प्रदर्शन विधि क्या है? कि व्याख्यान विधि द्वारा गणित एवं विज्ञान जैसे विषयों को अध्ययन कराना संभव नहीं हो सकता। गणित और विज्ञान को आप व्याख्यान देंगे तो संभव नहीं है। ठीक है, तो यहाँ कह रहा है प्रदर्शन विधि इन विषयों को पढ़ाने हेतु प्रयोग में ली जाती है। कह रहा है कि हम कुछ दिखाते हैं, पर आपको भाषा हिंदी भाषा पढ़ाना है, कहानी पढ़ाना है, तो इसके लिए आप नाटक कर सकते हैं। बच्चों को रोल अदा करने के लिए सिखाते हैं कि आप ये हैं, आप वो पात्र हैं। इसके आधार पर वह उसके संवाद को याद करता है कि उसे कौन सा डायलॉग बोलना है, कब बोलना है, इसलिए वह दूसरे के डायलॉग को भी सुनता है कि मेरी बारी कब आएगी। लेकिन विज्ञान और गणित में आप ऐसा नहीं कर सकते। उसके लिए आपको प्रदर्शन करना होगा, डेमो करना होगा, दिखाना होगा। ठीक है, एक विधि में शिक्षक एवं विद्यार्थी दोनों ही सक्रिय रहते हैं। इसमें दोनों ही सक्रिय रहते हैं। ये शिक्षण विधि में ज्ञान मूर्त के अमूर्त रूप में दिया जाता है। उदाहरण के लिए प्रदर्शन विधि में यदि भूगोल विश्व में राजस्थान के 35 जिलों को यदि विद्यार्थियों को दिखाकर समझाते हैं, तो अध्यापक दर्शन के रूप में मानचित्र का उपयोग करता है। ठीक है, तो यदि आप भूगोल पढ़ा रहे हैं और राजस्थान के 35 जिलों को दिखा रहे हैं, तो इसके लिए आपको मानचित्र लटकाना होगा और मानचित्र के माध्यम से ही बच्चों को राजस्थान के वे 33 या 37 जिले जो है उन्हें सही सही दिखा सकते हैं। व्याख्यान विधि, ठीक है, यह है लेक्चर मेथड। हाँ, ये व्याख्यान विधि सबसे प्राचीन शिक्षण पद्धति में से एक है। पहले हम जानते हैं कि प्राचीन समय में ये पोथी और ये लिखने का कोई साधन नहीं था, इसलिए सुनकर एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी जो है ज्ञान को पढ़ाया जाता था। इसलिए प्रायः प्राचीन पुस्तक जो है हमारे वो श्रुत है ना कहलाते हैं। एक समय कह रहा है लेखन सामग्री का अधिक विकास नहीं हुआ था, या एक आम मनोवैज्ञानिक शिक्षण केंद्रित विधि कहलाती है। इस विधि में केवल अध्यापक सक्रिय रहते हैं, क्योंकि वह पाठ्य पुस्तक संबंधित पाठ्यक्रम प्रस्तुत करता है। इस विधि में विद्यार्थी मात्र एक श्रोता बनता है, मुख्य दर्शक बनता है, क्योंकि अध्यापक स्वयं पाठ का वाचन करते हैं। व्याख्यान विधि भारत में वर्तमान में सर्वाधिक प्रयोग में ली जाने वाली विधि है। यह विधि समय की दृष्टि से बहुत ही अधिक उपयोगी है। इस विधि में सूचनाओं का आदान प्रदान ज़्यादातर मौखिक रूप से किया जाता है, अतः विचारों का प्रभाव एक होता है। पाठ योजना की दृष्टि से सबसे प्राचीन स्थिति है, यह सबसे सरल एवं कम पद्धति वाली है। भाषा संसर्ग विधि
बालक को जो भी ज्ञान उसे कुशल अध्यापक के माध्यम से तभी किया जाता है शुद्ध रूप में जब व्याकरण के नियमों का ज्ञान उसे हो। पाठ्य पुस्तक विधि, तो पाठ्य पुस्तक विधि में बच्चों को विषय से संबंधित व्याकरण की पुस्तक दी जाती है। इस पुस्तक में व्याकरण से संबंधित यानी विषय, नियम एवं उदाहरण दोनों दिए हुए होते हैं। शिक्षक उन नियमों को उदाहरण के माध्यम से समझाता है। चित्र रचना विधि, चित्र रचना विधि में विद्यार्थियों को चित्र दिए जाते हैं। उन चित्रों में संबंधित बालक को कहानी लिखने के लिए कहा जाता है। शब्दार्थ विधि, इस विधि में शिक्षक विद्यार्थियों को कठिन शब्दों का कराते हुए शिक्षण करवाता है या प्राथमिक और माध्यमिक कक्षाओं हेतु उपयुक्त है। व्यास विधि, व्यास विधि कक्षाओं को अष्टाध्यायी कविताओं को पढ़ाने हेतु काम में ली जाती है। इसमें भाव एवं कला दोनों बच्चों को कथा के माध्यम से समझाया जाता है। धन्यवाद। तो टीचर्स, अगर कोई क्वायरी हो, कुछ क्वेश्चन सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं। आपका सत्र बहुत मनोरंजन था और अच्छा था। बहुत नॉलेजेबल था। तो vote of thanks. Huh? Give me the vote of thanks. I don't know Hindi. तो मैं रिंकी मैम से निवेदन करूंगा कि कृपया स्टेज पे आएं और मंच पे आएं और आज के सेशन के बारे में, सत्र के बारे में कुछ वाक्य कहें। रिंकी मैम। धन्यवाद बसंत सर। बसंत सर ने जितनी भी जानकारियाँ दी, बहुत सारी अलग अलग विधियों के बारे में उन्होंने बताया कि किस तरह से हम हिंदी जैसे सब्जेक्ट को भी रुचिकर बनाकर अपने छात्रों के सामने उसे पढ़ा सकते हैं, क्योंकि अभी के आज के समय में हिंदी, इंग्लिश इन सब्जेक्ट को विषयों को ऐसा समझा जाता है कि ये सब इनमें कोई हम लोग तकनीकी चीज़ यूज नहीं करते हैं, तो ये बहुत ही बोरिंग टाइप का सब्जेक्ट है। पर ऐसा नहीं है, हिंदी और इंग्लिश को भी पढ़ाने की इतनी सारी अच्छी अच्छी विधियाँ हमारे बसंत सर ने हमें बताई हैं। तो जो ये जानकारी हम सबके लिए बहुत ही लाभदायक है। तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद बोलना चाहती हूँ हमारे सभी शिक्षिका और शिक्षकजन को जो यहाँ मौजूद हैं, और बसंत सर को भी जो इतनी सारी अच्छी विधियों के बारे में हमें जानकारियाँ प्रदान की। धन्यवाद मैम, धन्यवाद सभी जनों को। तो आज का सत्र यहीं समाप्त होता है।